नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि विकास के सही मायने बस यही हैं कि हमारे किसानों तक समय पर सामयिक जानकारी पहुंचे, ताकि इसको अपनाकर हमारे किसान भाई अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें। जैसे अभी खरीफ मौसम चल रहा है और इस मौसम में ये देखने में आया है कि जो खरीफ फसलें हैं उन पे कीटों का प्रकोप हो रहा है, तो उसका कैसे समन्वित प्रबंधन करें जिससे कि वो कीट आ भी जाएँ तो उनका निदान हो जाए। आज इस संबंध में हम जानकारी देंगे। तो जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र डिडोरी से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PL अम्बुलकर साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक सफल महिला किसान भी हैं, कविता मीणा जी, बैरसिया गांव जमूसर कला से। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कीट आने की संभावना है और उनका कैसे निदान किया जा सकता है। जिस तरह से आप मौसम में बदलाव देख रहे हैं, जो हमारी खरीफ की फसलें उसमें लगभग जो हम देखें कीटों और व्याधियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है मौसम के बदलाव के साथ साथ। और आपने जो बात की कि सोयाबीन में जो इस समय जो कीट आता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो अभी इस समय हेयरी कैटरपिलर जिसको हम कहते हैं। एक प्रकार की इल्ली होती है और उसके शरीर में हम देखें कि जो इल्ली के शरीर में बालनुमा उसमें बने होते हैं, जिसके कारण से हम उसको हेयरी कैटरपिलर कहते हैं। ये कीट इस प्रकार नुकसान करता है कि जिस तरह से पत्तियों को हम देखें जैसे एक छलनी की तरह वो नुकसान कर देता है और पूरी पत्ती जो है ऐसा लगता है कि आर पार चीज़ें दिखने लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा उसको क्षति पहुंचाता है। ये कीट ऐसा कीट है जो पहले कभी सोयाबीन में देखा नहीं गया, लेकिन कुछ पिछले 2 से 3 सालों में, मैं काफ़ी समय पहले छिंदवाड़ा में भी था, तो इसमें भी वहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले देखा। और आज हम बात करें कि ये कीट जो है बहुत ज़्यादा क्षति करने लग गया है, तो इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। यदि प्रबंधन समय पे नहीं किया हमने तो ये फसल की उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि शुरुआत से ही हम इसके उपाय प्रारंभ कर दें। समन्वित कीट प्रबंधन की यदि मैं बात करूं, तो जब इस कीट की प्रारंभिक अवस्था, इल्ली अवस्था के पहले जब ये अंडे पत्तियों पे देता है, इस कीट की जो वयस्क अवस्था होती है, तो उस समय से ही प्रबंधन करना प्रारंभ करें। पत्तियों के पीछे यह कीट अंडे देता है और उस समय किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि अपने खेत में वो जाए, निरीक्षण करे, समय समय पर फसल को वो देखे, पत्तियों को पलटा के देखे कि कहीं उस कीट के अंडे तो उसमें दिखाई तो नहीं दे रहे। यदि किसान को वो अंडे नहीं समझ में आ पा रहे तो एक अवस्था होती है 35 से 40 दिन की फसल की, उस अवस्था पर कोई भी जैविक कीटनाशक, नीम आधारित जैविक कीटनाशक आजकल बाज़ार में बहुत आते, बहुतायत से मिल जाते, नीम तेल का उपयोग 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम इसका छिड़काव करें, तो जो अंडे हैं वो नीम वाले कीटनाशक से बहुत जल्दी नष्ट होते हैं और उसकी आगे की अवस्था उसमें नहीं बन पाती, तो वहीं इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो आगे इस तरह से वो क्षति नहीं कर पाता है। यदि वो कीट आ गया और किसान उसको प्रारंभ में प्रबंधन उसका नहीं कर सकता है, तो वो उसके लिए फिर रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता ही पड़ती है। लेकिन उसके पहले भी हमको बहुत सारे ऐसे उपाय करने पड़ते जो किसान स्वयं कर सकते, प्राकृतिक प्रबंधन करके। जैसे प्रकाश प्रपंच की यदि हम बात करें, एक प्रकार का स्रोत होता है, ये आपका प्राकृतिक स्रोत है, वैज्ञानिकों द्वारा इसको बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सबसे प्रथम आपने प्रकाश पुंज के बारे में बताया, ये क्या होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, कहाँ मिलता है,
क्या स्थानीय तौर पे किसान इसका निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें स्थानीय तौर पे बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। और जो प्रकाश प्रपंच एक प्रकार का यंत्र होता है, उसमें एक बल्ब लगा होता है, एक फनल लगी होती है, और शाम के समय लगभग 7 बजे की यदि हम बात करें तो 7 बजे अंधेरा हो जाता है, और अधिकतर कीट जो है वो रात्रि में ही नुकसान करते। इस समय इस प्रकाश प्रपंच का उपयोग किया जाता है। तो खेत की जो मेड़ होती है, मेड़ के किनारे पर उसको हम स्थापित कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि समन्वित कीट प्रबंधन करें, उसमें प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से और रासायनिक तरीके से उसकी पहचान करें और कम से कम नुकसान हो इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने एक बात और बताई है कि एक नया कीट आया, उसकी जो पत्तियों में है ना, जैसे अपनी छलनी होती है ना आटा छानने की, इस तरह की उसमें छलनी बन जाती है, तो उसकी पहचान करें, उसका भी समन्वित कीट प्रबंधन करें। जहाँ एक और कीट निरंतर नए आ रहे हैं, वहीं हमारे देश के वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रोकथाम का और कर भी रहे हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हमारे बीच में एक सफल किसान है, उनसे मिलते हैं। आप बताइए कि आपके पास कितनी खेती है, कौन कौन सी इस समय फसल है? नमस्ते। हमारे पास 9 एकड़ खेती है, जिसमें हम लोगों ने कुछ जगह में धान लगाई हुई है और कुछ जगह में सोयाबीन की खेती करते हैं, और कुछ जगह में हमने थोड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए गेंदे की खेती लगाई है। तो हम 3 प्रकार की फसल का उगाई कर रहे हैं इस समय पर। तो किसान भाइयों, गांव में हमारी जो बहनें हैं, किसान महिलाएं हैं, वो निरंतर आधे से अधिक काम खेती का तो करती हैं, लेकिन अपनी बात कभी नहीं कहती और घर गृहस्थी का काम तो पूरा ही करती हैं। कविता मीणा जमूसर गांव से आई हैं, जहां एक और महिलाओं को इकट्ठा करके आत्मनिर्भर बना रही हैं, वहीं खेती का काम भी कर रही हैं। कविता जी, ये बताइए, आपने अभी 3 फसल बताई हैं, उसमें कोई कीट अगर रोग हो तो डॉक्टर साहब से पूछ लो, वो उसका उपाय बता देंगे। जी जी डॉक्टर साहब, अभी इस समय पीला पत्ता रोग हो रहा है बहुत ज़्यादा खेतों में। कौन सी फसल? सोयाबीन की फसलों में। तो उसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जी, सोयाबीन में ही नहीं, ये समस्या जितनी भी दलहनी होती, जैसे हम मूंग उड़द की बात करें, उसमें भी ये पीला पड़ना एक रोग आता ही है। उसमें पत्तियां उसमें पीली पड़ जाती। यदि आपको शुरुआत की अवस्था में ये दिखता है, अभी तो काफ़ी समय हो गया फसल को, इस समय ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जब हमको शुरुआत की अवस्था में जब ये दिखता है 1-2 पीली पत्तियां, तो उसको सबसे पहले हम पत्तियों को तोड़कर गड्ढे में गड़ा दें या फिर उसको नष्ट कर दें, ताकि वो उस कीट का प्रभाव दूसरे स्वस्थ फसल पर नहीं जाए। खासकर मैं पीला रोग के बारे में थोड़ा सा आपको एक विशेषता मैं बताना चाहूँगा कि वो जो पीला रोग जो होता है, एक प्रकार के कीट के द्वारा होता है। एक कीट इसका माध्यम होता है उसको फैलाने में। जिस तरह से कोई वायरस होता है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, वैसे ही ये भी एक वायरस जनित रोग है। कीट जो है ग्रसित पत्तियों का रस चूस के फिर स्वस्थ पत्तियों में जाता है और फिर वो स्वस्थ पत्तियों को ग्रसित करता है। धीरे धीरे उस कीट का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है और उस रोग को वो बहुत तेज़ी से फैलाता है। तो हमको उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमको पत्तियाँ पीली दिखे, तुरंत तोड़कर उसको नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप ये नहीं कर पा रहे और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हमको ऐसी पीली दिखने लगती, ये लगभग आप देखेंगे पहले दिन हमको 2 पत्तियाँ दिख रही, अगले दिन हमको 10 पत्तियाँ दिख रही। इस तरह से वायरस रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। यदि आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप के लिए फिर वो रासायनिक ही एक उपाय रहता है। तो रासायनिक कीटनाशकों में विशेषकर हम बता दें कि एक जो आपकी रासायनिक कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड, इस कीटनाशक का हमको 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, बहुत कम मात्रा होती है,
खासकर इस मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो मात्रा होती है, कई बार किसान सोचता है कि हम ज़्यादा डाल देंगे दवा तो बहुत जल्दी इसका असर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार वो फसल पे भी नुकसान कर देता ज़्यादा डोज डालने पे। तो जितनी मात्रा बताई जाती है उतना ही हमको उसका उपयोग करना चाहिए। जो 15 लीटर पानी है, जो स्प्रेयर किसान उपयोग करते हैं, उस 15 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर दवा, बहुत कम मात्रा होती है, इतनी मात्रा आपकी 5 मिलीलीटर मिला के उसका छिड़काव आपको प्रथम छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक को हमेशा बदल के छिड़काव करना चाहिए, लगातार एक ही प्रकार का कीटनाशक उपयोग नहीं करना चाहिए। इस कीटनाशक के उपयोग करने के बाद अगला छिड़काव में कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर अवश्य रखें। बार बार कम अवधि में छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो पहला छिड़काव जैसे आपको कम मैंने अवधि बताया, का कैसे, मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, इससे क्या छिड़काव के नुकसान हो बीच सकता है? में देखिए, वो एक तो कीट में जो होती है प्रतिरोधक क्षमता उसमें बनती है, और यदि हम लगातार छिड़काव जल्दी जल्दी करेंगे तो फसल पे इसका बुरा असर होता है, जी। क्योंकि उसका एक निश्चित समय होता है, उस अवधि में वो उस कीट का प्रबंधन करता है। तो कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर अवश्य रखा जाता है उसमें। तो दूसरा छिड़काव इमिडाक्लोपिड का हमको नहीं करना है। इमिडाक्लोपिड का पहला जब हमने किए तो हमको कीटनाशक बदल देना चाहिए। तो दूसरे कीटनाशक के रूप में आप थायोमिथाक्सैम, जो रासायनिक कीटनाशक है, 25% दानेदार में आती है, 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इसकी भी बहुत कम मात्रा लगती। ये मान के चले कि आप 4 ग्राम प्रति 0.4 ग्राम 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका उपयोग हमको करना चाहिए। तो 200 ग्राम बहुत कम मात्रा होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा छिड़काव जो है फसल की लगभग अब आप देखें 45 से 50 दिन की, प्रथम छिड़काव आपने 30 से 35 दिन की अवस्था पे यदि आपने किया है, तो यदि हम देखें तो 45 से 50 दिन की अवस्था पे हमको दूसरा छिड़काव अवश्य करना जी, चाहिए। जी। इस तरह छिड़काव करते रहें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, एक तो छिड़काव, कोई भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करें तो उसमें समय अवधि का ध्यान रखें, जल्दी जल्दी नहीं करें। इससे क्या होता है कि फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। किसान भाइयों, आप जो देख रहे हैं महिला कृषक हमारे बीच में हैं, ये लगभग भोपाल से 80-90 किलोमीटर दूर उत्तर में एक गांव है जबूसर कला, इस वर्ष ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में आमंत्रित किया था। क्यों, ये बहन जी बताएंगे क्यों आमंत्रित किया था आपको? जी, हम लोग छोटी छोटी बचत करके हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। हमारी पंचायत में 32 एसएचजी हैं और एक वीओ जिसका नाम गुरु महाराज ग्राम संगठन है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं अच्छा कार्य करी हूँ और अपने साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दी हूँ। ये सब आपके मन में क्यों विचार आया, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या सोचा आपने, क्या दशा देखी आपने अपनी बहनों की? सर, मैंने बहनों की नहीं, अब मायके में मम्मी की देखी। हाँ। कि अधिकतर बड़े घरों में ऐसा होता है कि घर में भले कुछ ना हो लेकिन उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता है, और बोल दिया जाता है कुछ नहीं, और बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं पाते थे। लेकिन मेरी मम्मा पापा ने मुझे पढ़ाया और मुझे 12वीं तक पढ़ाया। और मेरे ग्राम में मतलब 5 पंचायत ऐसी थी जिसमें से पहले मैं बेटी पढ़कर बाहर निकली थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मेरी मम्मा मुझे इतना कर सकती है, तो वो मेरी फीस के लिए, मजदूरी के लिए चली जाती थी। अच्छा, 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 तो वहाँ से मुझे लगता था कि देश सेवा बॉर्डर पे जाकर नहीं हो सकती है, क्यों ना हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ये चाहा कि मैं अपनी ससुराल में ये जो अनुभव है मायके के, अपनी ससुराल में जाके और वहाँ की बहनों को एकत्रित करके आत्मनिर्भर बनाएं। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इसके लिए क्या व्यवसाय शुरू किया आपने? सर पहले हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और बैंक में लोन अकाउंट खुलवाया। फिर 2017 में NRLM आया, आजीविका मिशन, हमारे बैरसिया में, जिसमें राम बाबू साहू सर ने मुझे गाइड किया। और आज वो हमारे पंचायत में 300 से 400 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और हम लोग बैठकर चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोगों को पारदर्शिता होती है कि हम लोग कैसे एजेंडे रखते हैं। हमारे 13 एजेंडे हैं, तो बोल के बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपने एक लक्ष्य रखा है कि हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, तो जिसमें हम अभी वर्तमान में जो आप जमूसर कला में जो स्व सहायता समूह में बहनें जुड़ी हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, वो आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सा छोटे छोटे व्यवसाय कर रही हैं या पशुपालन कर रही हैं? छोटे छोटे, जैसे कि किसी दीदी ने लोडिंग गाड़ी ले ली है, ऐसे जिसे लोन लेकर के उसकी किस्त भर रही है। किसी ने पशुपालन करके गाय भैंस ले ली है, जिससे अपनी आजीविका बढ़ाई है। खेती में भी उसका साथ में बहुत अच्छा उपयोग किया है। जैसे केंद्र मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अभी का, आपने प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री की बात की, जी, तो बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, आपके कार्यक्रम को सुन रही हैं। वहां जाके आपने कैसा महसूस किया? एक गांव से जाके दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आपने भाग लिया, अपने आप को कैसा अनुभव कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हम लोगों को, मैं एक ऐसी कास्ट से हूँ जिसमें महिला वास्तव में ज़्यादा नहीं आगे आती है। बोल दिया जाता है कि अभी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसमें लखपति दीदी नाम दिया मुझे। मतलब मैंने अपनी आजीविका बढ़ाई, खुद से बढ़ाई। जी जी। NRLM के माध्यम से मैं बैंक सखी का कार्य करती हूँ, समूह में देखरेख का, और बैंकों से जाकर महिलाओं को लोन प्रोवाइड कर। बहुत बढ़िया। उसमें मुझे ताकि उनको जो पैसे की कमी है व्यवसाय करने के लिए, वो कमी नहीं रह पाए। ऐसा नहीं लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कैसे गाय भैंस खरीदें या कोई छोटी मोटी दुकान डालें। बहुत बढ़िया। अंबलकर जी, संक्षिप्त में बताएं आप कि इस समय किसानों को सभी फसलों में क्या ध्यान रखना चाहिए? सभी फसलों के लिए मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वर्तमान जो स्थिति है, फसल को देखने जरूर जाए अपने खेतों में। कोई कीट या बीमारी या कोई ग्रसित पौधे तो नहीं दिख रहे, उसका निरीक्षण करे और विशेषज्ञ से उसकी सलाह जरूर ले। संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे भोपाल में भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, ICR का कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में स्थापित है। आसपास की जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके वैज्ञानिकों से सलाह लेना चाहिए और उसका फोटोग्राफ खींच के आजकल समूह के माध्यम से उसको भेजते हैं, और WhatsApp बहुत अच्छा स्रोत है, तो विशेषज्ञ को भेजे, तुरंत उसका समाधान आधुनिक तकनीक का उपयोग आप कर सकते हैं। अंबुलकर जी, आप डिंडोरी से पधारे और हमारे किसान भाइयों को आपने अति महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, आप गांव से आई, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप दिल्ली गई, गांव में से निकल के आपका सम्मान हुआ दिल्ली में जाके स्वतंत्रता दिवस पर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि अगर हमारे गाँव की ग्रामीण महिलाएँ, हमारी बहनें करना चाहें तो दिल्ली तक पहुंच सकती हैं। वो ज़माना गया कि शहर की महिलाएं आगे बढ़ती थीं, ग्रामीण महिलाएं, हमारी बहनें भी आगे बढ़ रही हैं। और डॉक्टर साहब ने सामयिक जो जानकारी दी उसके लिए उनको एक बार फिर धन्यवाद। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरकार ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शुरू की। खरीफ फसलों की बुवाई 1031 लाख हेक्टेयर पार। मध्य प्रदेश में 4 नए मिशन मील का पत्थर साबित होंगे। मूली की उन्नत किस्में लगाएं किसान। और गन्ने में कंडुआ रोग का नियंत्रण।
और अब खबरें विस्तार से। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। यह पहल भारतीय कृषि में कीट प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह लॉन्च इवेंट पूसा में आयोजित हुआ। इसमें 1000 से अधिक किसान और उनके साथी शामिल हुए, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। उनके साथ कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी उपस्थित थे। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को एकीकृत करता है, ताकि कीट प्रबंधन संबंधी सलाह समय पर और सटीक रूप से प्रदान किया जा सके। इस पहल में एक उपयोगकर्ता मित्र मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल शामिल है, जिसमें देश भर के किसानों के लिए इसे आसानी से सुलभ बनाया गया है। कृषि मंत्रालय ने अब तक देश में खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुल 1031 लाख हेक्टेयर में से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई की गई है। इस साल खरीफ फसलों की बुवाई में कई प्रमुख फसलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसे धान की बुवाई में इस साल बड़ा उछाल देखने को मिला है। अब तक 369.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई हुई है, जो पिछले साल के 349.49 लाख हेक्टेयर से काफ़ी अधिक है। दलहन की बात करें तो बुवाई भी बढ़कर 120.18 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 113.69 लाख हेक्टेयर था। इसी प्रकार मोटे अनाजों की बुवाई भी इस साल बढ़कर 181.11 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल 176.39 लाख हेक्टेयर थी। वहीं तिलहनों की बुवाई 186.77 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 185.13 लाख हेक्टेयर का था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 नए मिशनों युवा शक्ति, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण और किसान कल्याण पर कार्य करेगी, जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से प्रदेश में 4 नए मिशन लागू किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर फोकस किया जाएगा। वहीं गरीब कल्याण मिशन के तहत स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नारी सशक्तिकरण मिशन में लाडली लक्ष्मी, लखपति दीदी और महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के तहत कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने और किसानों को राहत देने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1643 करोड़ रुपए डाले गए हैं। मूली किसी भी भूमि में हो सकती है, बशर्ते भूमि में जीवांश हो तथा जड़ के विकास के लिए मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। बीज की मात्रा 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर डालकर कतार से कतार 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौध 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाने की वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। गोबर खाद 200 क्विंटल, 200 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मूली की किस्मों में पूसा देसी अगस्त से अक्टूबर तक, पूसा रेशमी मध्य सितंबर से नवंबर तक, जापानी वाइट अक्टूबर से दिसंबर तक, पूसा चेतकी अप्रैल से अगस्त तक, पूसा हिमानी दिसंबर से फरवरी में लगाई जा सकती है। कंडुआ रोग वैसे तो बहुत फसलों में आता है और फसल को हानि पहुंचाता है। गन्ने में भी कंडुआ रोग आता है। इस रोग की विशेषता यह है कि जब पौधा पूरी तरह से परिपक्व होने को होता है तभी इसका प्रकोप दिखता है। पौधे के सिरे से चाबुक के आकार की संरचना निकलती है, जिस पर झिल्ली चढ़ी रहती है। उसी झिल्ली में काला चूर्ण, जो फफूंद के द्वारा बना होता है, दिखाई देता है। हवा से झिल्ली फट जाती है और काला चूर्ण अन्य स्वस्थ पौधों पर प्रभाव डालता है। इसके नियंत्रण के लिए जिस खेत में यह रोग आया है वहां दूसरी फसल नहीं लें, क्योंकि आने वाले साल में रोग का अधिक प्रकोप होता है। टुकड़ों को गर्म हवा से उपचार करके बुवाई करें। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।